नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि नया सवेरा लेकर आता है अवसर अपार। और हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की और आर्थिक विकास की भी आपको यहाँ झलक दिखाते हैं। मैं हूँ नया सवेरा में आपके साथ शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात शहला, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा के माध्यम से हम आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों से तो करेंगे अपडेट, साथ ही साथ आपको तकनीक की दुनिया में भी लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अलग अलग राज्यों की एक दिन एक उत्सव के तहत क्या कुछ खास संस्कृति रहने वाली है। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। छात्रों को प्रदान करेंगे डिग्री और मेडल। सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी करेंगे उद्घाटन। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और हेमंत सरकार के बीच पहली औपचारिक वार्ता। छात्रों ने बैठक को बताया सकारात्मक, कहा मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। केरल में 3 और लोगों पर एनआईए का शिकंजा। अब तक 11 आरोपी हुए गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक की जब्ती से जुड़ा है मामला। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड। आज भी भारी बारिश का अनुमान। देश के दूसरे हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। और कोरिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में भिड़ेंगी 2 भारतीय शटलर। फाइनल में जगह बनाने के लिए रक्षिता रामराज और अश्मिता चालेहा के बीच होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने वाले हैं। वो 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच उपस्थित होने को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे और इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। बनर्जी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई सक्षम हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी दूरस्थ माध्यम से उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये संस्थान न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में अपनी मदद करती हुई नजर आएगी। और निदेशक ने आगे ये भी बताया है कि आईआईटी दिल्ली ने देश के 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एनआईटी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग नेटवर्क शुरू किया है। तो आईआईटी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। मेधावियों को प्रतिष्ठित मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलेंगे और साथ ही साथ परम प्रज्ञा एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को शैक्षणिक अनुदान प्रदान करेंगे। एआई, डेटा साइंस और उन्नत कंप्यूटिंग को बढ़ावा इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। बनर्जी ने यह भी बताया है कि आपको 57वां दीक्षांत समारोह है। विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से आईआईटी दिल्ली निभा रहा है। In this convocation, 587 PhD, record PhD numbers. convocation में हमारी एक नई जो सुपर कंप्यूटर है परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स
one of the most powerful supercomputers in an academic environment, supported by the National Supercomputing Mission, is going to be launched by our Prime Minister. This supercomputer will be accessible for सभी रिसर्चर्स है जो कंट्री में. IIT दिल्ली की तो 60% we will be using, 40% it will be available to everyone. और इसी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत सौरभ, हमारे संवाददाता. आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं. निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज IIT दिल्ली का दौरा, यहाँ पर दीक्षांत समारोह में भाग लेना और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो मौजूद विद्यार्थी रहेंगे उन्हें संबोधित करना, किस तरह से देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण और कितना खास? जी देखिए, IIT दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह है और जाहिर तौर पर छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान करेंगे. इस बार जो 3036 छात्रों को डिग्री प्रदान की जा रही है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या और पिछले साल के मुकाबले करीब 10% इसमें वृद्धि हुई है. और इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो 811 है. मतलब कुल जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें से 27% जो हैं वो लड़कियां हैं. उसके अलावा 587 जो PhD डिग्री प्रदान की जाएगी उनमें 42% यानी 245 जो हैं वो छात्राओं को PhD डिग्री प्रदान की जाएगी. तो आप देखिए कि किस तरह IIT जैसे संस्थानों में अब लड़कियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. पहले जो IIT में 10% से भी कम लड़कियां होती थी, आज देखिए कि ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में करीब 27% लड़कियों को डिग्री प्रदान की जा रही है. तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है. और जो PhD डिग्री भी दी जा रही है वो अब तक की सर्वाधिक संख्या है IIT दिल्ली के इतिहास में. उसके अलावा जो सुपर कंप्यूटिंग जो परम प्रज्ञा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे वो IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित किया गया है. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की मदद से करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्थापित किया गया है. क्योंकि आप देखिए कि IIT जैसे संस्थान हैं जिनमें IIT दिल्ली भी शामिल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है. तो ये जो सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा जिसकी शुरुआत होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है, अंतर्विषयीय शोध होता है, उसमें रिसर्च को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो IIT दिल्ली ने इस जो सुपर कंप्यूटर को बाहरी लोगों के लिए भी ओपन किया है. तो कोई भी जो दूसरे संस्थान के छात्र अगर चाहें तो वो भी रिसर्च कर सकते हैं. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े लोग वो अगर रिसर्च करना चाहें तो वो भी रिसर्च कर सकते हैं. देखा जाए, देखिए जिस प्रकार से परम प्रज्ञा का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, AI आधारित ये सुपर कंप्यूटिंग है. अगर हमने देखा है कि बीते कुछ समय में मोदी सरकार में स्टार्टअप्स को जिस प्रकार से बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में हमने अनुसंधान देखे हैं, नवाचार देखे हैं. हाल ही में हमने स्पेस में लेकर भी नवाचार देखा और कितना वो सफल होता हुआ नजर आया. कहीं ना कहीं मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की दिशा में, AI आधारित स्टार्टअप्स की दिशा में देखा जाए तो बड़ी पहल हो रही है. जी देखिए, कल आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट भी देखा होगा जब उन्होंने कहा कि वो आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि IIT दिल्ली का रोल रिसर्च और इनोवेशन यानी शोध और नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो IIT जैसे संस्थान, जो देश भर के IIT जैसे संस्थान हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में शोध के लिए आगे आए हैं. अभी AI समिट जो बीते दिनों दिल्ली में हुआ, उसमें भी IIT दिल्ली ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ट्रांसलेशन टूल उसका इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए था. जो आदिवासी छात्रों के लिए एक ट्रांसलेशन टूल डेवलप किया गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा के कंटेंट को अलग अलग जो ट्राइबल लैंग्वेज है, आदिवासी भाषा है, उसमें वो ट्रांसलेट करता है. इसके अलावा अगर हम IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली ने अब तक 500 स्टार्टअप्स प्रोड्यूस किए हैं IIT दिल्ली ने. तो और इन 500 स्टार्टअप्स का अगर नेट वर्थ आप देखें तो करीब 6000 करोड़ रुपए है. और इन स्टार्टअप्स के बदौलत हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है. तो देश के तमाम IIT जैसे संस्थानों में एक स्टार्टअप का कल्चर डेवलप हुआ है. उसके अलावा अगर शोध की बात करें तो पिछले 10 सालों में IIT दिल्ली में 4000 करोड़ रुपए के शोध रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं. यानी आप देखिए कि औसतन हर साल 400 करोड़ रुपए
के शोध कार्य होते हैं। पिछले साल ही 600 करोड़ रुपए के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स IIT दिल्ली में हुए थे। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे शोध हैं जिनको कि गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी एजेंसियां हैं, वो फंड करती है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो भी इसके लिए फंडिंग करते हैं, और जो IIT दिल्ली के जो इंटरनेशनल जो पार्टनर्स हैं उनकी मदद से भी जो राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अलग अलग विषयों पर शोध किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में बीते दिनों आप देखिए तो स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप हुआ है, और यही वजह आप देखिए कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो निश्चित तौर पर बीते दिनों ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि देश में अब स्टार्टअप की संख्या आप देखिए कि 2.5 लाख को भी पार कर चुकी है। निश्चित तौर पर निशांत, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है, तो सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर भी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं तो कभी पथ प्रदर्शक के रूप में नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रांची में जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच बातचीत भी हुई है। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में कैबिनेट स्तर के प्रतिनिधिमंडल, छात्र और प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। और बैठक के बाद झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की प्रमुख चिंताओं को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ मुद्दों पर छात्रों से लिखित जानकारी मांगी गई है और सरकार समाधान निकालने की दिशा में काम भी कर रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रों ने विस्तार से अपनी मांगे रखी है और सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। वहीं छात्र प्रतिनिधियों ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया। तो झारखंड छात्र आंदोलन जहां क्या वार्ता से निकलेगा समाधान, ये अभी भी एक सवाल बरकरार है। कैबिनेट स्तर पर 4 मंत्रियों ने छात्रों से चर्चा की है, ये चर्चा हुई है, लेकिन ये चर्चा किस तरह से अब आगे बढ़ेगी इस पर निगाहें हैं। बैठक में 11 सदस्यीय छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल। बिल्कुल, और साथ साथ छात्रों से लिखित में अब जो है मांगी गई हैं और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि मांगों पर आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता है तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। अभ्यर्थियों की अगर हम मुख्य मांगों की बात करें तो उसमें अभय तिवारी से जुड़ा एक मामला है और साथ साथ JSSC परीक्षाओं, TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा बात की जाए छात्र CBI और ED से जांच कराने और साथ साथ JPSC और JSSC में जो संरचनात्मक सुधार की लगातार मांग करते हुए वो नज़र आ रहे हैं कि JPSC और JSSC में संगठनात्मक जो सुधार है वो होना चाहिए और TDPL परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है। हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखा है। हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक एक करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। JSSC CGL भी पता चल गया और JPSC भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे CGL रद्द, JPSC रद्द, CBI जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर झारखंड परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम संसद में ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो मामले की CBI जांच करवाने की कोशिश करेंगे। निशिकांत दुबे ने साथ ही ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। मैंने कहा कि 13 तारीख तक संसद
हमारी जिम्मेदारी संसद में है और इन मुद्दों को हम लोग, संसद नहीं भी चल रहा है तो भी संसद परिसर में आदित्य साहू जी के नेतृत्व में हम सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 13 तारीख के बाद यदि इसका फैसला नहीं होगा तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करे। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, सुप्रभात। लगातार आप इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं। आपने देखा तमाम मांगे जो हैं जायज़ मांगे थी और विद्यार्थियों की जो है सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात हुई है और कहीं ना कहीं तमाम मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है, लेकिन धरना अभी प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो इनका आंदोलन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आज 15वें दिन में इनका आंदोलन प्रवेश कर गया है। हालांकि कल सरकार की ओर से वार्ता की पहल जो हुई थी उसमें कल पहली वार्ता कल देर रात हुई है, करीब 10 बजे तक ये वार्ता चली है और उसके बाद ये वार्ता कल खत्म हुई है, लेकिन बेनतीजा रही है वार्ता। लेकिन छात्रों की ओर से भी कहा गया है और मंत्रिमंडल समूह जो थे उनकी ओर से भी कहा गया कि ये वार्ता सकारात्मक रही है। और आज जो छात्रों का एक दूसरा समूह है, जो हम लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि जो छात्र नेता हैं देवेंद्रनाथ महतो, उनकी जो कमेटी बनाई गई थी, उनकी कमेटी के जो लोग हैं उसमें से 8 सदस्य जो उनकी कमेटी बनी है छात्रों की ओर से, वो कमेटी की भी आज मुलाकात जो है वो मंत्री समूह के साथ होगी और वो करीब 10:30 बजे वो जो बैठक है वो शेड्यूल किया गया है स्टेट गेस्ट हाउस में। तो वो भी लगातार पहले, क्योंकि कल सीएम ने भी ये साफ कहा कि जितने भी छात्र संगठन झारखंड में है सभी से अलग अलग इस मुद्दे पर बात किया जाएगा। लेकिन जो रफ्तार है बातचीत का और जो नतीजा अब तक निकलकर सामने आ रहा है उससे लगता है कि ये छात्र संगठन वाले लोग जो बैठे हुए हैं कि 10 तारीख का विधानसभा का घेराव करेंगे, वो निश्चित तौर पर लगता है कि विधानसभा का घेराव होगा और उस मामले पर ये अडिग है। इनकी वार्ता के लिए आज कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन अभी हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इनका आमरण अनशन है वो लगातार जारी है और ये आमरण अनशन पर इसी तरीके से टिके हुए। क्या कुछ आप लोगों की मांग है और आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस पर? हम लोग 3 प्रमुख मांगे हैं, तो आश्वासन नहीं मिला है। कल हमें सरकार की तरफ से बोला है कि हम लोग की जैसा जानकारी नहीं, इतने बड़े घोटाले हैं यदि पेपर लीक की मामले उठ रहे हैं तो सरकार के प्रतिनिधि मंडल थे, उन्होंने बोला कि हमको जानकारी में बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग संविधान में आ गया, हम लोग चर्चा करते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम लोग चर्चा करने के जो हम लोग जाएगी तो नेक्स्ट डे तो। और जो कि राहुल क्रांति जी की तबीयत खराब हुई थी, उनकी क्या स्थिति है अभी? अभी भी उनका तबीयत थोड़ा बहुत सुधार हुई है, तभी भी वो हॉस्पिटलाइज में। मेरा कल ही की बात है, तो उनको अभी सदर अस्पताल में रखा गया और वो इलाजरत है। इसी तरीके से हबीबा भी देखिए ये आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और इनके भूख हड़ताल का 4था दिन है। किस तरीके से आप अपने जोश और जज्बे को बरकरार रख रही हैं? हमारे इरादे मजबूत है और मेहनत की आज दिन हो गए हो रहा है तो फिर तबीयत तो थोड़ी डाउन होगी, बट सब कुछ मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है। सरकार सकारात्मक पहल जी है, अब देखना ही है हम मांगे को कब तक सुनी जाती है, पूरी हो जाती है। अभी जो है उन्होंने मांग पत्र सौंपा है उनको, कल उन्होंने कहा है कि हम इससे विचार करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दिवाकर, यानी कि एक तरह से देखें तो सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो छात्रों के बीच पहुंचे जरूर हैं, छात्रों से बात की गई है, लेकिन फिर भी अभी मांगे नहीं मानी गई हैं। ये सवाल अभी भी बरकरार है। निश्चित तौर पर ये सवाल अभी भी बरकरार है और ये लगातार जो इनकी मांग है उस पर ये अडिग है कि जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ है और उसके जो रिजल्ट जारी किए गए उसको तत्काल रद्द किया जाए। दूसरे पॉइंट्स उनके हैं कि जितनी भी झारखंड में परीक्षाएं होती है उसका एक टाइमलाइन फिक्स किया जाए, जैसे यूपीएससी की टाइमलाइन होते हैं उसी तरीके से झारखंड में भी जेपीएससी हो, जेएससीसी हो
जेटेट हो, ये तमाम जो परीक्षाएं ली जाती है, प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है, उनके लिए एक टाइमलाइन फिक्स हो कि 3-3, 4-4 साल कोई प्रतियोगी परीक्षाएं जब नहीं होती है तो इनकी समय सीमा या उम्र पार कर जाता है। इस वजह से बहुत सारे छात्रों को मौका नहीं मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है कि पारदर्शिता हर एग्जाम में होनी चाहिए, और जो एग्जाम लेने वाली कंपनियां हैं वो अच्छी कंपनियों को ये काम दिया चाहिए। ऐसा नहीं कि जो देश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो झारखंड में आकर काम करने लगे। तीसरा और एक और पॉइंट इन लोगों ने जो अभी ऐड किया है उसमें यह है कि जेपीएससी और जेएससीसी में परिवारवाद का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, वहां पर जो मेंबर्स परिवार के लोगों को बनाया जाता है वो खत्म होना चाहिए, और इस तरह की जो मांगे हैं उस पर ये अडिग है और लगातार जो इनका आंदोलन है वो बढ़ रहा है। लेकिन आज जब दूसरे गुट के साथ बातचीत होगी तो उसके बाद देखना होगा कि मंत्रियों की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। लेकिन विधानसभा घेराव के मामले पर ये अडिग है, और अगर इनकी मांगे मानी नहीं जाती है तो 10 तारीख को, क्योंकि झारखंड के सभी जिले से छात्र अब यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो लगता है कि ये आंदोलन बड़ा होगा और 10 तारीख को विधानसभा घेराव निश्चित तौर पर इन छात्रों जो है वो सरकार से आर और पार के जो मूड में है उसकी झलक देखने को मिलेगी। चलिए, सभी की निगाहें भी इसी पर रहेगी कि अब सरकार किस तरह से छात्रों के हित में आगे बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि ये जो छात्र हैं इनकी समस्या आज की नहीं है बल्कि भविष्य की भी चिंताएं साफ तौर पर दर्शा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया जाएगा। इस सहयोग से शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और संस्थागत मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। बाद में गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ BSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां वो शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर यानी कि SOC का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने शुक्रवार को केरलम के मल्लपुरम जिले में भारी मात्रा में गैर कानूनी विस्फोटक जब्त होने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब 11 हो गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मंतगौड़ बिरदार, बापागौड़, भरमाया चौधरी और प्रकाश गौड़ा बिरदार के रूप में हुई है। ये तीनों कर्नाटक के विजयपुरा जिले के रहने वाले हैं और इन्हें विजयपुरा से ही गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला 7 फरवरी 2026 को केरल पुलिस द्वारा 79,600 विस्फोटक स्टिक और 10,500 नॉरल NONEL शॉक ट्यूब जब्त करने से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। और ये विस्फोटक लॉरी में लदे हुए मिले थे। ये लॉरी मल्लपुरम जिले में चेम्माड थलापारा रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने स्थित फरहा होलो ब्रिक्स कंपनी के परिसर में खड़ी हुई थी। विस्फोटक की इस खेप में 448 बक्सों में पैक 79,600 विस्फोटक स्टिक और 35 बक्सों में पैक 10,500 शॉक ट्यूब नॉरल शामिल थे। लॉरी के साथ पकड़े गए लोग विस्फोटकों को रखने या फिर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई वैध लाइसेंस या फिर अनुमति नहीं दिखा पाए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में NIA ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और इसे फिर से रजिस्टर किया। जांच के दौरान एजेंसी ने केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 जगहों पर तलाशी भी ली।
तलाशी और आगे की जांच में मिले सबूतों से आज गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की भूमिका का पता चला। एनआईए ने पाया है कि आरोपी विस्फोटक के लाइसेंस प्राप्त डीलर और इस्तेमाल करने वाले होने के बावजूद कानूनी नियमों का उल्लंघन करके इस पूरे मामले में जब्त किए गए विस्फोटक बेच रहे थे। इन नई गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 11 है। इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। और आपको बता दें कि मुंबई मेयर को मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले बम विस्फोट की धमकी मिली है, जिसे लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें मेयर कार्यालय, मुंबई मेट्रो, स्कूल, कॉलेज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीएमआरसी ने बताया कि 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक सभी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ यात्रियों की सघन जांच करेगी। इसके चलते खासकर पीक आवर्स में कुछ स्टेशनों पर लंबी कतारें लग सकती हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें और सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ जवानों का पूरी तरह से सहयोग भी करें। यात्रियों को सलाह ये भी दी गई है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें ताकि देरी से बचा जा सके। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर कैपिटल रीजन में जिला प्रशासन आज रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करेगा और ये अभ्यास ईटानगर के डेरा नातुंग सरकारी कॉलेज में शहर व्यापी आपातकालीन तैयारी के तहत किया जाएगा। रात 8 बजे एयर रेड सायरन बजाया जाएगा और इसके बाद 8:15 तक पूरे ईटानगर कैपिटल रीजन में 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। प्रशासन ने इस दौरान नागरिकों से लाइट बंद रखने, घरों के अंदर रहने, घबराहट से बचने और पुलिस तथा सिविल डिफेंस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस दौरान यातायात पर भी कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो देश का अधिकांश जो हिस्सा है उसमें मानसूनी बारिश का दौर जारी है। संध्या, निश्चित तौर पर और मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, केरलम और ओडिशा के में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। वहीं असम और मेघालय में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। महीने के पहले 7 दिनों की बात की जाए तो 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। कल राष्ट्रीय राजधानी में पूरे दिन लगातार बारिश होते रही। कई मौसम केंद्रों ने दिन भर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग ने कल रात 9 बजे तक दिल्ली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और दिन भर में दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार में सबसे अधिक 111.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद नंबर आता है छतरपुर का, जहां पर 104.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अन्य स्थानों पर भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। आया नगर की बात करें तो 87.4 मिलीमीटर, पालम में 73.5 मिलीमीटर, जनकपुरी में 68 मिलीमीटर और झरोदा कला में 67 मिलीमीटर, पूसा में 59.5 मिलीमीटर, सफदरजंग में बात करें तो 57.3 मिलीमीटर, नारायणा में 53 मिलीमीटर और रिज में 49.6 मिलीमीटर। लोधी रोड की बात की जाए तो 49.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मयूर विहार में 36 मिलीमीटर, नजफगढ़ में 24 मिलीमीटर और जाफरपुर में 13.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश का मुख्य कारण मानसून ट्रफ का सक्रिय होना, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना कम दबाव का क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला एक पश्चिमी विक्षोभ है। दिल्ली में बारिश का दौर 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और बात करें केरलम की, तो केरलम में हो रही भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जिलों के लिए वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कुचगोड के में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई है और 24 घंटे में 204.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने वायनाड, कोट्टायम, आलप्पुझा और पाथनथिट्टा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। केरलम और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई गई है। पंद्रह अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के बाद 80 सालों के सफर के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान तय किए हैं और भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की राह पकड़कर अपने सपनों को पंख लगाए हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी सीरीज भारत 880। तो कभी लंबी दूरी, कभी मुश्किल रास्ते और अधूरी परियोजनाएं भारत की पहचान बन गई थीं। लेकिन बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी है। सड़क हो, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, बंदरगाह और सुरंग, इन सभी का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने सिर्फ दूरियां ही नहीं कम की बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को भी नई ताकत दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत ने विकास का संकल्प तो लिया, लेकिन संसाधन सीमित थे। हालांकि विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौती के बावजूद भारत ने कभी धीमी तो कभी तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम किया। पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। पीएम गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने विकास को गांव, शहर, उद्योग और सीमावर्ती इलाकों तक जोड़ने का काम किया। एक समय जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां आज चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुरंगें और विश्वस्तरीय पुल विकास की नई पहचान बन चुके हैं। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जहां 91,000 किलोमीटर थी, वह बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क भी 2 गुने से ज्यादा विस्तार पा चुका है। देश में 3,600 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे परिचालन में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 99.6% पात्र ग्रामीण आबादी हर मौसम में सड़क संपर्क से जुड़ चुकी है। अटल सुरंग ने रोहतांग की बाधा को खत्म कर लाहौल स्पीति तक साल भर संपर्क सुनिश्चित किया। जेडमोर सुरंग ने सोनमर्ग को हर मौसम में जोड़ दिया। चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर जम्मू कश्मीर को नई मजबूती दे रहा है। अंजी खड़पुल, पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, धोला सादिया पुल, सुदर्शन सेतु और मैत्री सेतु जैसी परियोजनाओं ने न सिर्फ दूरी घटाई बल्कि सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में विकास की नई राह भी खोली। ये सिर्फ पुल और सुरंगें नहीं बल्कि उस नए भारत की पहचान है जिसने कठिन भौगोलिक चुनौतियों को विकास की ताकत में बदल दिया। रेलवे भी इस परिवर्तन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरा है। रेलवे का पूंजीगत बजट करीब 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2026 तक रेलवे नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। देश भर में 162 वंदे भारत ट्रेनें और 60 अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आधुनिक और किफायती सफर दे रही हैं।
भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1155 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। भारत अब स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में पीएम मोदी ने पहली ट्रेन की शुरुआत की। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें स्वच्छ, ऊर्जा दक्ष और भविष्य की हरित रेल व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 200 से अधिक स्टेशन आधुनिक रूप में विकसित किए जा चुके हैं। स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच हजारों किलोमीटर रेल मार्ग पर लागू की जा रही है, जिससे रेल सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। सिर्फ सड़क और रेल ही नहीं, आसमान से लेकर समुद्र तक भारत की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। उड़ान योजना के जरिए छोटे शहर भी हवाई नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्गों के विस्तार से बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव सिर्फ कारखानों में नहीं, बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखाई देती है। आज आजादी के 79वें वर्ष में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आधुनिकता और नए भारत के आत्मविश्वास की मजबूत पहचान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 4 साल पहले शुरू हुए एक अभियान की बात करते हैं, हर घर तिरंगा अभियान। आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय उत्सव बन गया है और इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी ज्यादा खास हो गया है। तो आइए देख लेते हैं इसी से जुड़ी हुई खबर हमारे इस खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तिरंगा जो कभी आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों को एकजुट करने की ताकत बना, वो तिरंगा आज विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक भी बन चुका है। और यही वजह है कि हर घर तिरंगा अब सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि देश की जन भागीदारी का एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय उत्सव है। और इस साल भी 9 से 17 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। 15 अगस्त 1947 भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, पहली बार तिरंगा लहराया। उस ऐतिहासिक पल के साथ तिरंगा सिर्फ देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं रहा, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, संघर्षों और बलिदानों का जीवंत प्रतीक बन गया। आज जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो उसके साथ आजादी के आंदोलन की अनगिनत कहानियां, शहीदों का बलिदान और एक सशक्त भारत का संकल्प भी नजर आता है। इसी भावना को हर घर तक पहुंचाने और तिरंगे के साथ देशवासियों के भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। 13 से 15 अगस्त तक चले इस अभियान में देश भर के करोड़ों लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पहले ही वर्ष इस अभियान को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला और करोड़ों लोगों ने अपने घरों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। शुरुआत एक अभियान के तौर पर हुई थी, लेकिन आज हर घर तिरंगा देश का जन आंदोलन बन चुका है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में लोग पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में भाग लेते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी ने इसे राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप दे दिया है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत नागरिकों से अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों, खासकर युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि हर घर पर तिरंगा फहराना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर, हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराना नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करना है। यह अभियान नई पीढ़ी को तिरंगे के इतिहास, उसके सम्मान और उसके पीछे छिपे असंख्य बलिदानों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बन चुका है। हर घर तिरंगा सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के दिल में बसने वाली भावना है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। इस बार भी 9 से 17 अगस्त के बीच करोड़ों घरों पर लहराता तिरंगा विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्रीय एकता के रूप में करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित करेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ पुनीत शर्मा, डीडी न्यूज। गुलामी के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत की रचना नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। बिल्कुल, महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बना और जिसने आम जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा पाई। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने माँ भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया।
स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। और इसी के साथ नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से आप हमारे हाथों में अखबार देख रहे हैं, तो आइए लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट की ओर। तो चलिए पहली खबर का रुख करते हैं और ये खबर हमने ली है नवभारत टाइम्स से, जहां पर सिर्फ स्कूटर ही नहीं बल्कि ईवी जो है अब हर सेगमेंट में बढ़ती जा रही है। ये खबर प्रकाशित की गई है क्योंकि ईवी अब भविष्य नहीं बल्कि बाजार की एक तरह से हकीकत बनती जा रही है। ये FADA की ओर से कहा गया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री अब केवल दोपहिया टैक्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि जुलाई में देखा गया कि पहली बार एक महीने के दौरान 3.5 लाख ईवी की रिटेल बिक्री हुई है और चारों प्रमुख सेगमेंट दोपहिया, तिपहिया, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल बाजार में इसकी हिस्सेदारी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लगातार बढ़ावा मिलता जा रहा है जनता की ओर से भी। आइए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बताएं, ये खबर है बच्चों की वैज्ञानिक सोच से जुड़ी हुई, जिसे आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जी हां, सपनों को किस तरह से नई उड़ान दी जा सकती है उस पर खास तौर पर फोकस है। भारतीय वैज्ञानिक विरासत से जोड़ेगी योगी सरकार और 30 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीयन करके इससे जुड़ा भी जा सकता है। तो शुद्ध विज्ञान और नवाचार के प्रति जो विद्यार्थी हैं उनकी सोच को विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और अब ये जो हम अगली खबर लेकर आए हैं, ये हमने हरिभूमि अखबार से ली है और ये साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अवेयरनेस की खबर है। एक तरह से देखा जाए, वित्तीय धोखाधड़ी का एक नया वायरस आया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी डायरेक्टर, CFO और फाइनेंस टीमें इनके निशाने पर है। I4C ने बॉस स्कैम नाम के इस नए साइबर हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। तो कई राज्यों में एक ही तरीके से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। तो बेहद सतर्क रहने वाली ये खबर है और ये पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगली खबर है फ्लाइंग कार से जुड़ी हुई। जी हां, गांव में ही रवि ने बना दी फ्लाइंग कार, जिसका सफल टेस्ट भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि नवाचार के साथ रवि लगातार काम करते रहे हैं और रवि से पहले भी कई सारे नवाचार करके आगे बढ़े हैं। और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी बधाई देते हुए कहा है कि हमारी युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है और इसीलिए हम भी अपने देश के युवाओं के लिए लगातार सकारात्मक भूमिका निभा करके उनको सहयोग कर रहे हैं। तो ये तो थी प्रेस रिपोर्ट और अब आप बात करते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ है खास।
चलते हैं नागालैंड। नागालैंड की यिमखियुंग जनजाति का पारंपरिक मेतुमेन्यो महोत्सव फसल कटाई के बाद पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला ये पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सामुदायिक एकता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मेतुमेन्यो यिमखियुंग जनजाति का प्रमुख पारंपरिक फसल उत्सव है जो बाजरे की फसल कटने के बाद मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत गांव के वरिष्ठ खियुंगपू द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ की जाती है। ये पर्व अच्छी फसल के लिए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और समुदाय की समृद्धि की कामना का अवसर होता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान ग्रामीण सामूहिक रूप से गांव की सफाई करते हैं, सड़कों और खेतों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत करते हैं, जल स्रोतों की सफाई की जाती है और कृषि उपकरणों की पूजा कर उन्हें नई कृषि गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है। ये परंपरा सामुदायिक सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती है। महोत्सव के दौरान बीते वर्ष दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। साथ ही ये पर्व युवाओं के लिए सामाजिक मेल मिलाप और नए रिश्तों की शुरुआत का भी अवसर माना जाता है। पारंपरिक रीति रिवाजों और सामुदायिक सहभागिता के साथ ये उत्सव यिमखियुंग जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है। मेतुमेन्यो केवल एक फसल उत्सव नहीं, बल्कि यिमखियुंग जनजाति की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक एकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है। पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी नागालैंड की समृद्ध जनजातीय विरासत को सहेजे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नई तकनीक से जुड़ी खबर पर डालते हैं नजर टेक टॉक में। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन यानी FFSC LOX मीथेन रॉकेट इंजन पेश किया है। एवरेस्ट नाम का ये इंजन तरल ऑक्सीजन और मीथेन से संचालित होता है और 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। कंपनी के मुताबिक इसे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इंजन का परीक्षण अभी नहीं हुआ है और इसके परीक्षण की तारीख भी तय नहीं की गई है। कंपनी के सह संस्थापक नीरज खंडेलवाल ने कहा है कि एवरेस्ट भविष्य में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष और औद्योगिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता की नींव रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम का हाल। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका के सैन डिएगो की कॉमिक कॉन की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। बिल्कुल, यहाँ फैंस अपने पसंदीदा किरदारों की अनोखी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, तो आप इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का लीजिए आनंद। मुझे मेरी सहयोगी शहला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।